हेलो एंड वेलकम टू न्यूज क्लिक। नमस्कार, आदाब। मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था और मेरा साथ आज पुणे से जोड़ रहा है वरिष्ठ राजनीतिक वैज्ञानिक अध्यापक सुहास पालशिकर जी। सुहास पालशिकर जी प्रोफेसर राजनीति विज्ञान सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में बहुत साल पढ़ाया और आज वो इन स्टडीज इन इंडियन पॉलिटिक्स का प्रधान संपादक है, चीफ एडिटर है और साथ साथ CSDS यानी कि सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज की जो लोक नीति कार्यक्रम है उनका भी को डायरेक्टर है। और वो लिखते हैं बहुत, इंडियन एक्सप्रेस में उनका एक रेगुलर कॉलम है और बहुत सारे अखबारों में मराठी में और हिंदी में वो लिखते हैं। पालशिकर जी, सुहास जी, आपने कहा 1 अप्रैल कि एक तरह से ये कोविड का जो ये महामारी और साथ साथ जो एक आर्थिक संकट में हम लोग जो गुजर रहे हैं, भारतवर्ष में राजनीति एक जगह आके निलंबन हो गया, सस्पेंडेड पॉलिटिक्स, देयर हैज बीन अ सस्पेंशन ऑफ पॉलिटिक्स। और साथ साथ अब लोकतंत्र के भी, डेमोक्रेसी हैज बीन सस्पेंडेड। ये आपका 2 लेख, एक है 1 अप्रैल 1 अप्रैल इंडियन एक्सप्रेस में और 22 अप्रैल का भी आपने इंडियन एक्सप्रेस में यही बात लिखा। एक न्यू नॉर्मल हो गया कि आप लोकतंत्र भूल जाइए, लोकतंत्र कुछ समय के लिए सस्पेंडेड है, निलंबन है। इस विषय के ऊपर आप जरा विस्तार से हमारे दर्शक को बताइए। जी परंजदा, जरूर बताएंगे। देखिए, हुआ ये है ना कि दुनिया भर में जैसे 21वीं सदी शुरू हो गई तब से ये बहस चल रही है कि लोकतंत्र का क्या होने वाला है। ये सिर्फ भारतवर्ष में नहीं हो रहा है, सब जगह ये बहस चल रही है। उसके बीच अचानक जब कोविड जैसे, जिसको महामारी कहते हैं, पैंडेमिक कहते हैं, ऐसे संकट आते हैं, तो जाहिर है कि गवर्नमेंट, जो कोई शासन है, उनको ये लगे कि अब ये कंट्रोल हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट को, स्टेट इंस्टीट्यूशन जो होती है, उनको ये अच्छा लगता है कि लोग कंट्रोल में रहे, लोकतंत्र तो रहे लेकिन लोग कंट्रोल में रहे। अब ये जो प्रेरणा है गवर्नमेंट्स की, एक तरफ जनता की प्रेरणा है कि लोकतंत्र चलता रहे और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की प्रेरणा है कि लोकतंत्र सीमित रहे। कोविड की वजह से हुआ ये है कि लोग डर गए हैं और उस डर के मारे गवर्नमेंट उनको ये कह सकती है कि सिर्फ आप घर में तो ना बैठिए, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसका समर्थन भी कर दीजिए। इसकी वजह से आप और हम जो आप बात कर रहे हैं, आपके दर्शक जो देख रहे हैं, वो बात आमने सामने बैठ के नहीं चल रही है, जिसको हम कहते हैं डिजिटल संवाद कर रहे हैं हम। अब ये डिजिटल संवाद टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो अच्छा लगता है, लेकिन उसमें एक कठिनाइयां है। एक कठिनाई ये है कि जो लोग, और भारतवर्ष में 130 करोड़ की आबादी में मैं समझता हूं आधे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे कि जो इस डिजिटल दुनिया के परे है, बाहर है। उनका क्या होगा? उनको हम संवाद में नहीं लेंगे? क्या लोकतंत्र में वो नहीं है? तो इसलिए मैंने ये कहा कि पब्लिक जिसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सार्वजनिक दुनिया हमारी है, वो 2 तरह से आकुंचित हो गई है। उसके नंबर्स कम हो गए और उसमें क्या बहस करे क्या ना करे ये भी बंद हो गया। इसलिए एक ऐसा समा आ गया है कि मानो लोकतंत्र और हमारी राजनीति थम गई है। सुहास जी, आपका जो इंडियन एक्सप्रेस का जो लेख है 1 अप्रैल का लेख, आपने लिखा एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑन 24 मार्च इंडिया सस्पेंडेड पॉलिटिक्स। और आपने कहा कि ये जो 24 तारीख मार्च महीना में मध्य रात्र में जो सब कुछ बंद हो गया था, लॉकडाउन हुआ, इसके बहुत बड़ा असर पड़ेगा भारतवर्ष की राजनीति के ऊपर और हमें एक तरह से एक नया राजनीति को ढूंढना पड़ेगा। वी हैव टू सर्च फॉर अ न्यू पॉलिटिक्स। और साथ साथ आपने ये कहा वी विल लूज डिलिबरेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट, कि एक दूसरे से बातचीत करेंगे, जो लोकतंत्र का एक 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 बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक 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 हिस्सा है। साथ साथ आपने कहा डिसेंट्रलाइजेशन, जो विकेंद्रीकरण और राज्य और केंद्र के बीच जो संपर्क है, और साथ साथ जो सबसे बड़ा बात आपने किया डिसेंट या मतभेद,
जो हमारे संविधान में हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये तीनों के ऊपर एक बुरा असर पड़ेगा। तो आप पहले ये डिलिबरेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ये दोनों के बारे में कुछ कीजिए, उसके बाद हम डिसेंशन के बारे में भी कुछ कहिए। देखिए, हुआ ये डिलिबरेशन का जिक्र मैंने इसलिए किया था कि जब ये निर्णय होने वाला था, लॉकडाउन जिसको कहते हैं, वो निर्णय जब होने वाला था, तब संसद में इसके बारे में कुछ भी बहस नहीं हुई। विपक्ष और सरकार पक्ष साथ में बैठ के बाहर भी संसद के कुछ बहस नहीं हुई। मुख्यमंत्रियों के साथ जो बहस हुई वो लॉकडाउन घोषित करने के बाद हुई। तो मुझे लगता है कि इसमें लोकतंत्र का जो बेसिस है कि लोगों से, अपने विपक्षियों से, अपने खुद के दल के लोगों से भी बात करके कुछ निर्णय करे, वो नहीं हुआ। दूसरी बात डिसेंट्रलाइजेशन की, वो तो हम आज के रोज हर वक्त हर स्टेप देख रहे हैं कि सब चीजें दिल्ली में तय होती है। पुणे में किस तरह का लॉकडाउन रहेगा, किस इलाके में रहेगा, गुवाहाटी में किस तरह का रहेगा, अहमदाबाद में किस तरह का रहेगा, ये अहमदाबाद का प्रमुख नहीं तय करता है, अहमदाबाद का कमिश्नर या पुणे का कमिश्नर नहीं तय करता है, कोई वहां एमएचए में बैठ के अधिसूचना जारी करता है। तो मुझे लगता है कि हेल्थ, हमारे संविधान के हिसाब से हेल्थ, ये जो सब्जेक्ट है वो राज्यों का सब्जेक्ट है, और वो ठीक ही है, अच्छी बात है, क्योंकि अब जो महामारी है, पैंडेमिक है, उसका सामना तो आखिर में राज्यों के प्रशासन को करना है। तो राज्यों को अधिकार क्यों नहीं है इसके बारे में निर्णय लेने का? तो इसलिए मुझे लगता है कि डेलिबरेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों तत्व जो है वो हम वायलेट कर रहे हैं। सुहास जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपके साथ 100% सहमत हूँ। आप कह रहे हैं कि ये जो माइग्रेंट वर्कर्स है, जो प्रवासी मजदूर है, इसका देखभाल का जिम्मेदारी कौन है? राज्य सरकार का है। पैसा किसके पास है? किसके पास क्षमता है नोट छपने का? केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक। जिम्मेदारी तो राज्य सरकार का है। और आपने जैसे कहा कि ये जो जो 100 साल लगा, ये जो डिलिबरेशन का बात कीजिए, डिसेंट्रलाइजेशन का बात कीजिए, ये बहुत समय लगा लोगों को एक अधिकार जीतने के लिए। और आज तुरंत हम लोग खुद, ऑफ आवर ओन वोल्यूशन, आपने खुद कहा, हम खुद संतुष्ट हो गए कि हम ये जो हमारे जो अधिकार है, ये हमने दे दिया। तो कोई एक डिसीजन लेंगे किसी के साथ बातचीत नहीं करके, और आप कहेंगे ये बहुत अच्छा है, देखिए कितने जल्दी से, कितने जल्दीबाजी में हम ये हम सिद्धांत ले रहे हैं। यू मेक अ वर्च्यू आउट ऑफ क्विक डिसीजंस। तो एक तरह से ये हमारे देश के जो मेजॉरिटेरियन टेंडेंसीज जो कहते हैं, जो बहुसंख्यावाद, ये और भी शक्तिशाली होने का बहुत बड़ा एक संभावना है ये महामारी, ये लॉकडाउन के बाद। क्योंकि आपने खुद लिखा है, लॉकडाउन विल प्रूव टू बी द मोस्ट डेंजरस एक्सपेरिमेंट इन आवर डेमोक्रेसी। यानी कि हमारे ये जो लोकतंत्र में ये सबसे खतरनाक प्रयोग होगा। इस विषय के बारे में आप और कुछ कहिए। देखिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस बहस में मुझे जानने में दिलचस्पी नहीं है कि क्या लॉकडाउन जरूरी था, कितनी देर तक जरूरी था, वो चीजें तो अलग है, वो अब हो गई, अब तो 2 महीने लगभग होने वाले हैं कि हम लॉकडाउन में हैं। मेरा मुद्दा जो है वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक बार अगर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट को ये कुंजी मिल जाए, ये किल्ली मिल जाए कि लोगों को घर में बंद करके कैसे बिठाए, लोगों को चुप कैसे बिठाए, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा टेम्पलेट मिल गया है हमें। बस अब कोई भी रूलर आए फ्यूचर में और इस टेम्पलेट को इस्तेमाल करे और लोगों को कहे बस आप घर में बैठिए, शायद चुनाव के दिन आप बाहर आ जाइए, शायद चुनाव के दिन आप वोट दीजिए, लेकिन बाकी दिन चुप बैठिए, हम संभाल लेंगे। ये जो वृत्ति है कि हम संभाल लेंगे, आप कुछ मत करिए, ये जो टेलीविजन पे इश्तिहार चलते हैं ना कि आप घर में बैठिए और हाथ धोते रहिए और घर में बैठिए, इससे नागरिक का रूपांतर एक प्रजा में होता है। नागरिक रहता नहीं है, सिटीजनशिप
छीन लेने वाला ये टेम्पलेट है। इसलिए मैं इसके बारे में कह रहा हूं कि ये बहुत डेंजरस एक्सपेरिमेंट है। अब देखिए, साथ साथ आप जैसे कहा, जो एरोगेंस ऑफ अथॉरिटी आपका है, जो सरकार में है, जो क्षमता में है, उनका अहंकार, साथ साथ आप देख रहे हैं कि विरोधी दल कुछ नहीं कर पा रहे, दे आर वर्चुअली सरेंडर्ड। एक तरह से जो पब्लिक है, दे आर इम्पेशेंट, ऑफ कोर्स दे इम्पेशेंट, अधीरता है उसमें, मगर साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सारी क्षमता उस तरह से अपने पास आ गया। इंदिरा गांधी के बाद एक तरह से भारतवर्ष का राजनीति पूरा व्यक्ति केंद्रित हो गया है, पर्सनालिटी ओरिएंटेड एक पॉलिटिक्स में हम लोग आ गए हैं। और ये सिर्फ जो रूलिंग क्लास है, जो हमारे जो अमीर व्यक्ति है, उनने हमारे मध्य वर्ग के लोग, द मिडिल क्लासेस, वो तो एक तरह से जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं इस तरह का नीति, इस तरह का राजनीति, ताली बजाइए, थाली बजाइए, और अब वायुसेना का हमारे हवाई जहाज के, ये सबको बार बार तारीफ कर रहे हैं। ये इसको जरा आप विश्लेषण कीजिए थोड़ा बहुत हमारे दर्शक के लिए। आपने जो इंदिरा गांधी जी का जिक्र किया वो अच्छा है, क्योंकि भारत में स्वतंत्रता मिलने के बाद पहला प्रयोग इंदिरा गांधी ने इसके बारे में किया था। लेकिन उनमें फर्क है, वो फर्क ये है कि उन्होंने जो किया था वो और उसकी पॉपुलैरिटी दोनों चीजें बहुत थोड़ी देर तक चली। इंदिरा गांधी जैसे सब लोगों को याद होगा कि उन्होंने इमरजेंसी संविधान के मुताबिक घोषित कर दी थी। आज वैसा कुछ हुआ नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी फिर भी रही तो 70, 71, 72 लगभग 2.5 साल तक रही, और उसके बाद उनको ये डंडा हाथ में लेना पड़ा। यहाँ जो हो रहा है आज के रोज जो हो रहा है वो उल्टा है कि डंडा हाथ में लेने के बाद पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो इसके मायने ये हुए कि आप और हम जैसे जो मध्यम वर्ग के और उच्च मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनमें इस डंडा वाली जो लोकतंत्र है उसका आकर्षण, उसकी लोकप्रियता ज्यादा है। और जो लोग हम लोग बात करते हैं ना, मीडिया में जो बात होती है, उससे लोगों के मन में भी परिणाम होता है। तो पब्लिक ओपिनियन जिसको हम कहते हैं वो ऐसे जमीन से उभरता नहीं है। पब्लिक ओपिनियन तो चर्चा से, बहस से, ये बहस करने वाले जो लोग हैं उनके मतों से तैयार होता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये इंदिरा गांधी का जो कंपैरिजन है वो अच्छा है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, क्योंकि ये उल्टी हम चल रहे हैं। जो लोकप्रियता आज मोदी जी को मिल रही है वो डंडा चलाने की वजह से अगर मिल रही होगी तो सिर्फ मोदी जी और बीजेपी का सवाल नहीं, सिर्फ कांग्रेस और विपक्षी दलों का सवाल नहीं है, लोकतंत्र का सवाल पैदा होता है। जैसे आपने कहा, देखिए इंदिरा गांधी के समय भी संविधान में हमारा जो प्रीएम्बल में हमने 2 शब्द समाजवाद, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता आया। और आपने जैसे कहा नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी के बीच तुलना हम कर सकते हैं जरूर, मगर आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू का टिप्पणी कर रहे हैं, उनका आलोचना कर रहे हैं, उस तरह से इंदिरा गांधी का आलोचना नहीं कर। इसका कारण क्यों है? क्योंकि आप जैसे कहा, आप कह सकते हैं दोनों एक तरह से, मान लिया 1 जून 1975 के बाद मार्च 77 में इंदिरा गांधी चुनाव हार गया, फिर भी जनवरी 1980 में इंदिरा गांधी वापस आ गया जनता पार्टी की सरकार के बाद, मोरारजी देसाई के सरकार के बाद, चरण सिंह का सरकार के बाद। तो अभी मोदी जी का सरकार 6 साल अभी हो गया, होने वाले हैं, समझ लीजिए। थोड़ा और कहिए, इन दोनों जो हमारे देश के जो राजनेता हैं, इन दोनों में व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, कैसे हम और तुलना कर सकते हैं? देखिए, ये जो है ना कि मोदी जी और उनकी पार्टी इंदिरा गांधी के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, उसकी वजह मेरे ख्याल से ये है कि जो पैराडाइम है, जो आकृतिबंध है राजनीति का, जो उनको बदलना है, वो नेहरू का आकृतिबंध उन्हें बदलना है। जिस आकृतिबंध में आप कुछ भी नेहरू जी पे समीक्षा करें, चिकित्सा करें, टीका करें, फिर भी एक बेसिक प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी का एलिमेंट बहुत बड़ा था।
और उसके खिलाफ वाली जो राजनीति है वो अब लाना चल रहा है। इसलिए वो बात होती है तो नेहरू जी की होती है, वो फाउंडेशनल है इनके लिए कि जो बदलना चाहिए। लेकिन जो आपने कहा तुलना करें, तो तुलना में भी आपको समझ आएगा कि इंदिरा गांधी का जमाना जो था उसमें मीडिया, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, ये दो चीजें नहीं थी। और उसकी वजह से उनको जो खुद की लोकप्रियता, खुद की पॉपुलैरिटी बढ़ाना था, उसमें एक लिमिट था। आज वो लिमिट नहीं रहा है मेरे ख्याल से। और जैसा आपने कहा कि इमरजेंसी के दौरान मिडिल क्लास शुरू में तो इंदिरा गांधी के पक्ष में था, लेकिन झट से वो विरुद्ध हो गया, मीडिया उनके विरुद्ध हो गया। आज के रोज ये दोनों ग्रुप्स, ये दोनों पावर, मीडिया और मिडिल क्लास, ये दोनों अभी तक तो मोदी जी के साथ में है और डटे रहे हैं मोदी जी के साथ में। ये बहुत बड़ा फर्क है मेरे ख्याल से। और तीसरा फर्क ये है कि इंदिरा गांधी के जमाने में ये जो प्लूरल डेमोक्रेसी है उसकी जड़ें काफी पक्की थी। अब पिछले 30-40 साल में इंदिरा गांधी की ही वजह शायद ये डेमोक्रेसी की जड़ें थोड़ी वीक हो गई है, और इसलिए आज जो डेंजर है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का जो वृक्ष है, डेमोक्रेसी की ये जो पेड़ है, वो बहुत आसानी से गिर सकता है आज। आप बिल्कुल ठीक कहा, कमजोर हो गया। और मैं खुद तो 42 साल पत्रकारिता कर रहा हूं। हम जब काम शुरू किया 42 साल पहले, उस समय तो इंदिरा गांधी पत्रकार लोगों को जेल के अंदर डाल दिया साफ, मगर ज्यादा समय नहीं रहा, 19 महीना रहा। आज हम देख रहे हैं किस तरह से मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को आज एक तरह से उसका जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही कमजोर हो गई है। पूरा सरकारी विज्ञापन के ऊपर जो निर्भरता है वो बढ़ गया है। और साथ साथ जैसे आपने कहा, आप मीडिया की बात कर रहे हैं तो अडवाणी जी ने इमरजेंसी की मीडिया के बारे में जो कहा था उसकी याद दिलानी चाहिए कि बिल्कुल बिल्कुल यही मैं कहना था, तो आपने कितनी टिका दिया। बिल्कुल उन्होंने कहा था, जब उनसे सवाल उठाया गया था कि क्यों, why did so many editors, why were they so subservient, उन्होंने कहा when they were asked to bend they crawl, जब उनको सिर झुकाने के लिए कहा था वो जमीन में लेट गए थे। और इंदिरा गांधी से भी एक सवाल उठाया था कि what was your biggest mistake, आपने सबसे बड़ा गलती क्या किया आपातकालीन समय में। उन्होंने खुद कहा प्रेस सेंसरशिप। मगर आज जो हमारे बराबर मीडिया का जो संपादक है, जो मालिक है, उसको तो सिर झुकाने के लिए भी नहीं, कुछ नहीं कह रहे, मगर वो जमीन पे लेट गया है। तो ये स्थिति की बदलने वाले हैं ये सोशल मीडिया का जमाने में, जो भारतवर्ष में 40 करोड़ लोग आज व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। बदलाव संभव तो है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा हर बार जब बात करता हूं तो मुझे ज्यादा निगेटिव चीजें नजर आती है परंजयदा। वो तो अब क्या करें, जो निगेटिव चीजें वो पहले आपके सामने रखना चाहिए। इमरजेंसी के दौरान हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एडीएम जबलपुर नाम के एक केस में एक बहुत खतरनाक निर्णय दिया था। बाद में जो सरन्यायाधीश बने, मुख्य न्यायाधीश बने हमारे, उन्होंने बाद में फिर भी ये कहा कि वो गलती हो गई थी। अब उसके बैकग्राउंड पे आप ये सेंटेंस सुनिए, जो आज के हमारे जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने हाल में एक इंटरव्यू में कहा है, अंग्रेजी में है वो, पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा। दिस इज नॉट ए सिचुएशन वेयर डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स हैज मच प्रायोरिटी। आज का मोमेंट ये नहीं है कि जब अधिकारों का जिक्र करना प्रधान क्रम है हमारा। अब जब चीफ जस्टिस पहले ही ये बता देते हैं कि भाइयों बहनों, आपके राइट्स के बारे में बात करना ये प्रायोरिटी की चीज नहीं है, तो आप और हम सुप्रीम कोर्ट में जा भी नहीं सकेंगे, क्योंकि हमको तो पहले से पता है कि सर न्यायाधीश कह रहे हैं कि ये प्रायोरिटी नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशंस जब कोलैप्स हो जाती है, तब जो स्पेसेस, जो अवकाश बचते हैं लोकतंत्र के लिए, वो बहुत कम हो जाते हैं। अब ये सही बात है कि माइग्रेंट्स है वो बहुत परेशान है, देश भर में कुछ न कुछ संघर्ष हो गए अगले साल 2 साल में, लेकिन क्या वो संघर्ष हमें लोकतंत्र मजबूत करने की दिशा में ले जाएंगे कि नहीं? मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी पहेली है। बिल्कुल जी, आपने जैसे कहा, ये सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं है, डबल डिस्टेंसिंग की बात जी। एक तो है हिंदू बनाम मुसलमान,
तो हर 7 व्यक्ति में 1 व्यक्ति मुसलमान है, मगर आज हमारे देश में एक बहुत बड़ा हिस्सा लोग है कि वो हमारे शत्रु है। जो भी खराब हो रहा है, जो भी गलत हो रहा है, जो भी हमारे देश का जो समस्या है, ये लोग इसके ऊपर है। और साथ-साथ आपने जो डबल डिस्टेंसिंग की बात किया, जो अमीर और गरीब के बीच, ये दोनों बढ़ गया। तो एक तरह से हमारे देश के अंदर जो जो असंतुलन थे, द इम्बैलेंसेस, एक तो है रिलीजियस एंड इकोनॉमिक, धार्मिक और साथ-साथ अर्थनैतिक, दोनों बढ़ गया। और ये इसका क्या असर पड़ेगा भारतवर्ष का राजनीति में आने वाले सालों में? आप थोड़ा बहुत इस विषय के ऊपर कहिए और क्या होने वाले है? क्योंकि एक तरह से ओपिनियन पोल्स बोल रहे हैं मोदी जी का लोकप्रियता बढ़ गया। So I want to understand what is going to be the impact. ये जो हिंदू मुसलमान के बीच जो the divide has widened and deepened, और साथ साथ जो अमीर और गरीब के बीच the inequalities, the economic qualities have widened and deepened. इसका क्या असर पड़ेगा भारतवर्ष का राजनीति के ऊपर? देखिए, ये जो पहला डिस्टेंसिंग है हिंदू और मुसलमानों के बीच वाला, उसके बारे में हमें सब लोगों को ये याद दिलाना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट जो है कि भारत में हिंदुओं की बात चलेगी, मुसलमानों को अगर जो रहना है तो चुप बैठ के रहना पड़ेगा। इस तरीके की राजनीति 100 साल पुरानी है। ये 100 साल पुराना प्रोजेक्ट है जिसको हम हिंदू नेशन का प्रोजेक्ट कह सकते हैं। आज का मूवमेंट जो है वो इस तरह से आया है, बहुत कारण है उसके पीछे, वो तो अभी बहस नहीं करेंगे, कि जब ये प्रोजेक्ट लगभग सच में उतरने को आया है, तो मुझे लगता है कि अब कोविड के दरमियान जो हो रहा है उसकी वजह से अगले 2, 4, 5 साल में हिंदू और मुसलमानों के बीच में ये जो दरमिया है वो और बढ़ेगी, और जिसको सेकेंडरी सिटीजनशिप कहते हैं हम, कुछ भी तरीके की हो, वो सेकेंडरी सिटीजनशिप लेके मुसलमानों को यहाँ रहना होगा। हमारे देश के लिए, हमारे देश की जो फंडामेंटल्स है उनके लिए ये बहुत दुख की बात होगी, लेकिन वैसा होने की संभावना मुझे ज्यादा दिख रही है। दूसरा डिस्टेंसिंग जो आपने कहा अमीर और गरीबों में, उसका परिणाम ये होगा कि हमारी सब पब्लिक पॉलिसी, हमारी सब पॉलिसीज ये सिर्फ मध्यम वर्ग को सामने रख के तय की जाएंगी, और गरीब जो है उनको तो सिर्फ भीख मांगने के लिए हम अधिकार देंगे कि आप जाइए लाइन में खड़े हो जाइए और हम आपको फूड की पैकेज देंगे, आप जाइए लाइन में खड़े रहिए और आपको हम घर पहुंचाएंगे रेलवे से 1 महीना बाद, क्योंकि आप माइग्रेंट लेबर है। इस तरीके का बर्ताव जब हम करते हैं तो उसका मतलब ये होता है, जो मैंने शुरू में भी कहा, कि देश के नागरिक कौन है इसकी व्याख्या हम कम कर रहे हैं, उसका हम आकुंचन कर रहे हैं। इसका मायना ये हुआ, मोटे तौर पे मैं ये कहूंगा कि अगर पिछली सदी में भारत की एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट ये है कि हमने लोकतंत्र पाया, तो इस सदी की शायद हमारी ये अचीवमेंट रहेगी कि हम लोकतंत्र को खो देंगे, या तो उसको इतना कम कर देंगे कि उसका नागरिकों को, आम जनता को कुछ मुनाफा नहीं मिलेगा। अत्यंत धन्यवाद सुहास पालसीकर जी, आप बारीकी से और विस्तार से ये जो हमारे महामारी और साथ साथ जो आर्थिक संकट का क्या असर पड़ेगा भारतवर्ष का राजनीति के ऊपर, इसके ऊपर आपने विश्लेषण किया। और न्यूज क्लिक के सारे दर्शक, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आवर व्यूअर्स, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और आप जी नमस्ते, और न्यूज क्लिक के सब दर्शकों को नमस्ते और शुभकामनाएं। और आप लोग देखते रहिए न्यूज क्लिक।